कि सर हमने घर जाके पढ़ा है, और किस किस ने नहीं पढ़ा है? कोई हाथ खड़ा नहीं करेगा, है ना। पढ़ा है तो सर तो ने देखा नहीं है, पढ़ा तो पढ़ लिया, नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा है। इसका हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बताने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी तैयारी के ऊपर फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। आप रोज का काम रोज कर लोगे तो चीज़ें बहुत आसान लगने लगेगी आपको, बहुत ऐसे लगने लगेगा कि हाँ, एक अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई हाँ मैं चीज़ें कर सकता हूँ। तो थोड़ी सी कल की रिवाइज कर लें, पूछ लें आप लोगों से वापस, जब घर से पढ़ के आए हो तो। और कोई है क्या बार है? चलिए, सबसे पहले पूछने का यह सिस्टम रहेगा कि सबकी बारी आएगी, ठीक है ना। हाथ खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे हमारी ये रेगुलर क्लास रहेगी, आप लोगों को लगेगा कि बच्चों की तरह पढ़ाया जा रहा है, ज़रूरी भी है थोड़ा सा, है ना। चलो, कल हम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे? ठीक है, बैठे बैठे। और राज्यपाल का उल्लेख कहाँ है? पीछे भाग 6 में। कहाँ से कहाँ तक? कॉपी बंद कर लो अब। कहाँ से कहाँ तक? 153 से शुरू। 153 में क्या लिखा है? पीछे लास्ट कॉर्नर, राज्यपाल का पद। क्या लिखा है उसमें? कोई नहीं। क्या लिखा है 153 में? एक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। क्या अभी भी ऐसी ही व्यवस्था है? नहीं। तो अभी क्या व्यवस्था है? एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। ऐसा कब किया गया? पीछे 7वें संविधान संशोधन। कब हुआ 7वां संविधान संशोधन? 1956। 154 में क्या लिखा है? राज्यपाल हाँ, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होगा, ठीक है ना। 155 में क्या लिखा है? राज्यपाल का कार्यकाल। पक्का? इधर पास में, पास में, पीछे पीछे। नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति लास्ट राष्ट्रपति। क्या राष्ट्रपति खुद की विवेक से नियुक्ति कर सकता है? आगे हाँ, वास्तव में वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर ही नियुक्ति करता है। आगे क्या लिखा है 156 में? कार्यकाल। कार्यकाल कितना होता है? बैठे बैठे हाँ, पीछे 5 साल। कब से होता है? लास्ट पद ग्रहण करने की तिथि से। एक शब्द और लिखा हुआ इसके साथ में, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। इसका क्या मतलब है? वेरी गुड, जब तक राष्ट्रपति चाहे। बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है, आप लोग पढ़ कर के आ रहे हैं, जो चीजें पढ़ी हुई है वो समझ भी आपको आ रही है। कल हम लोग कहां तक कर लिए थे? योग्यता से शुरू करना है। यानी कि संवैधानिक प्रावधान चल रहे थे हमारे, है ना। इसमें हमने देखो सबसे पहले राज्यपाल और 153 अनुच्छेद पूरा कर लिया था, 154 कर लिया था और 155 कर लिया था, 156 भी कर लिया था ना। अब लगिए अनुच्छेद 157। अनुच्छेद 157। अब पहले समझ लेते हैं कि अनुच्छेद 157 में क्या बात लिखी गई है। अनुच्छेद 157 कह रहा है कि राज्यपाल की क्या योग्यता होनी चाहिए। जब हम लोग नियुक्ति के बारे में बात कर रहे थे तो हमने कहा कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को राज्य का राज्यपाल नियुक्त कर सकता है। अब यहाँ चूंकि संविधान ये कह रहा है कि कम से कम ऐसी 2 शर्तें होनी चाहिए उस व्यक्ति के पास जिसे राष्ट्रपति राज्यपाल नियुक्त करे। तो योग्यताओं में केवल और केवल 2 योग्यताओं का उल्लेख है संविधान में। कितनी योग्यता है? 2। कौन कौन सी? सबसे पहले वह भारत का नागरिक हो, और दूसरा 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। बस ये 2 योग्यता ही उस व्यक्ति के पास होनी चाहिए। तो आप में से कौन कौन राज्यपाल बन सकता है ना?
कोई नहीं। आज का दिन कुछ विशेष है क्या अपने संविधान की दृष्टि से? आज चुनाव हो रहे हैं एक बहुत बड़े पद के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए ना, तो ऐसी चीजें से अपडेट रहा करो। कौन कौन उम्मीदवार है? श्री जगदीप धनखड़ और मार्गरेट अलवा। आप इस चैप्टर से भी संबंधित है, राजस्थान की राज्यपाल रह चुके हैं, और जगदीप जी धनखड़ है वो राजस्थान से बिलोंग करते हैं ना, राज्यपाल भी रह चुके हैं। कहाँ के? पश्चिम बंगाल के ना। तो उन दोनों का संबंध इस चैप्टर से भी है। जब आप उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे तो उनका चुनाव किस तरह से होता है, कौन कौन भाग लेता है, वो आपको सर बहुत डिटेल से पढ़ाएंगे। हल्की सी चर्चा कर लेते हैं। उपराष्ट्रपति के लिए कौन चुनाव करवाता कौन है? पहले तो भारत निर्वाचन आयोग है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भाग कौन कौन लेते हैं? संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के साथ एक विशेष शर्त जुड़ी है कि जैसे ही वह उपराष्ट्रपति बनेगा वह राज्यसभा का पदेन सभापति भी बन जाएगा। ठीक है ना, ये सब चीजें हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 157 यह कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति राज्यपाल बने इसके लिए उसके पास 2 योग्यता होनी चाहिए। पहली, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, उसने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। अब इसके साथ ही अनुच्छेद 158 हम पढ़ लेते हैं। उसमें कुछ शर्तें लिखी गई है राज्यपाल के पद की। योग्यताओं और शर्तों में अंतर है। शर्तें यह है कि वो किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, है ना, वो किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि है तो राज्यपाल की नियुक्ति से पहले उसे उस पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा। वह लोकसभा और राज्यसभा के किसी भी दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। वह मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और उसके वेतन भत्तों में उसके कार्यकाल के दौरान कमी नहीं की जाएगी। जब तक वो अपने पद पर रहेगा तब तक उसके विरुद्ध किसी भी प्रकार के कोई भी मुकदमा में गिरफ्तारी नहीं हो सकती। तो ये सब शर्तें, उसे राजकीय आवास मिलेगा। तो ये सब शर्तें अनुच्छेद 158 में लिखी गई है। तो इतनी बातें दोनों अनुच्छेद समझ में आए ना? योग्यताएं अलग है, शर्तें अलग है। ठीक है ना, लिखें, लिखिए अनुच्छेद 157। अब आगे मैंने आप वाला देखिए, अपने पुराने उस पीपीटी में देखिए, इस वाला ये वाला टॉपिक भी आपके साथ साथ कवर हो रहा। संवैधानिक प्रावधानों में नियुक्ति के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पूरी अच्छे से। योग्यताओं के बारे में हम डिस्कस अभी कर रहे हैं। ठीक है ना, तो वो चीजें यहां लिखो चाहे यहां लिखो, चीजें वही निकल करके आ रही हैं। ठीक है ना, तो इन दोनों को कोरिलेटेड कर लेना वहां से। लिखिए अनुच्छेद 157 राज्यपाल की योग्यता। केवल 2 योग्यता और डैश करके लिख लीजिएगा। नंबर 1, वह भारत का नागरिक हो। नंबर 1, वह भारत का नागरिक हो। और नंबर 2, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। बात समझ में आ गई? आगे लिखिए अनुच्छेद 158 आर्टिकल 158। शर्तें, कंडीशंस। वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसके पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए। नागरिकता कैसे मिली हो, उसे जन्मजात मिली हो या जन्मने के बाद मिली हो, वो कोई विषय नहीं है। नागरिक भारत का होना चाहिए ना। प्रवासी भारतीय या भारत से बाहर से आया हुआ व्यक्ति जो वीजा पर है वो भारत के किसी राज्य का राज्यपाल नहीं बन सकता। नागरिकता वाले चैप्टर में दूसरा जो चैप्टर है अनुच्छेद 5 से 11, उसमें ये सब बातें लिखी हुई है कि किसी भी भारतीय व्यक्ति की नागरिकता कैसे मिलती है और कैसे वो नागरिकता समाप्त हो जाती है, विभिन्न अनुच्छेदों में लिखा हुआ। और नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार भी किसके पास है, ये सब बातें लिखी हुई है। लिखिए शर्तों में, वह संसद और राज्य विधान मंडल के, वह कौन? राज्यपाल। वह संसद और राज्य विधान मंडल के किसी भी सदन का, संसद के अंग कितने होते हैं? 3, और सदन कितने होते हैं? 2। तो संसद के किसी भी सदन का मतलब क्या? लोकसभा और राज्यसभा दोनों। या किसी राज्य के विधानमंडल, विधानमंडल के अंग कितने होते हैं? 3।
राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। अब यहाँ विधान परिषद स्वैच्छिक है कि बनाया जाए या नहीं बनाया जाए, लेकिन राज्यसभा कंपलसरी है केंद्र स्तर पर, वो हमेशा सदन रहता है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कि विधान परिषद कैसे बनाई जाती है, कैसे विधान परिषद को अवसान किया जाता है, किन किन राज्यों में है, कैसे उसकी संरचना होती है, वो पूरा का पूरा जब विधान परिषद पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो वह क्या लिखा, वह संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। अब इसके साथ ही आप समझ गए होंगे कि यदि सदस्य है तो उसे क्या करना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा। 2 नंबर लिखिए, मानसिक रूप से स्वस्थ हो, यानी कि पागल या दिवालिया घोषित नहीं हो। 3 नंबर लिखिए, कार्यकाल के दौरान वेतन भत्तों में कमी नहीं की जा सकती। कार्यकाल के दौरान वेतन भत्तों में कमी नहीं की जा सकती, वृद्धि की जा सकती है, बढ़ाया जा सकता है। एक से अधिक क्या, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, वो उसमें राष्ट्रपति निर्धारित करेगा, लेकिन कमी उस टोटल जो वेतन मिलेगा ना उसमें कोई कमी नहीं होगी। ठीक है, समझ में आ गई भाई? हाँ हाँ, वित्तीय आपात एक अलग कंडीशन है। ठीक है, वित्तीय आपात के समय पूरी सिस्टम ही दूसरा हो जाता है, ऐसा सिस्टम रहता नहीं है। ठीक है, वो हम वित्तीय आपात काल के दौरान पढ़ेंगे। दिवालिया आर्थिक रूप से होता है, समझिए कि भाई जिसकी कंडीशन आर्थिक ऐसी हो कि कोर्ट उसे दिवालिया घोषित कर दे, और पागल मानसिक विक्षिप्त होता है। दोनों की स्थिति अलग अलग होती है। एक व्यक्ति दोनों हो सकता है, दिवालिया होने की वजह से पागल हो सकता है ना, लेकिन पागल हो इसका मतलब दिवालिया हो कोई जरूरी नहीं है। आगे लिखो, क्या लिखा, कितने बिंदु लिखे शर्तों में, 3। आगे लिखिए, उसके कार्यकाल के दौरान दीवानी या आपराधिक, दीवानी मामला जो भी होता है पैसों से संबंधित है ना, और आपराधिक फौजदारी प्रकृति का मामला जिसमें उसके कार्यकाल के दौरान दीवानी या आपराधिक प्रकार के किसी भी मामले में गिरफ्तारी नहीं हो सकती। किसी भी मामले में गिरफ्तारी नहीं हो सकती। तो ये कुछ शर्तें थी, है ना, इनके साथ ये दोनों अनुच्छेद 157 और 158 आपके कंप्लीट हो गए। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 159 समझ लेते हैं पहले ना कि भाई क्या लिखा है। अब आप लोग इतना लोड मत लेना कि सारे के सारे अनुच्छेद में क्या क्या बात लिखी गई है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे अनुच्छेद आपको याद रहें, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको याद रहनी चाहिए कि भाई राज्यपाल के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, वो आपको याद रहनी चाहिए। कहाँ लिखा है, कौन से अनुच्छेद में है, ये यदि अगर नहीं भी करो तो भी कोई इतनी लोड वाली बात नहीं कि भाई मुझे याद होनी ही चाहिए, लेकिन आपको कम से कम योग्यता याद होनी चाहिए। जब योग्यता याद हो जाएगी आपको, तो आपको उसके साथ अनुच्छेद भी आपको याद हो जाएंगे। अब उसको शपथ दिलाते हैं। पहली बात तो शपथ दिलाता कौन है, जिस राज्य का वो राज्यपाल नियुक्त हो, यानी संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और यदि मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो तो अन्य न्यायाधीशों में से जो सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो इन्हें शपथ दिलाएगा।
अच्छा, राज्यपाल किस बात की शपथ लेते हैं? पद एवं गोपनीयता की? नहीं, राज्यपाल सत्यनिष्ठा के साथ संविधान के संरक्षण एवं रक्षा की शपथ लेते हैं। समझ में आ गई बात? शपथ कौन दिलाता है? जिस राज्य का वो राज्यपाल बने उस राज्य का हाईकोर्ट या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा उनको शपथ दिलाई जाती है। अच्छा, किस विषय की शपथ लेते हैं, किस बात की शपथ लेते हैं? तो वो सत्यनिष्ठा के साथ संविधान की रक्षा करेंगे और संविधान का संरक्षण करेंगे, इस विषय की वो शपथ लेते हैं। लिखिए शपथ। अनुच्छेद 159, आर्टिकल 159। राज्यपाल को संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या उसकी अनुपस्थिति में अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा सत्यनिष्ठा एवं संविधान के संरक्षण की शपथ दिलाई जाती है। बात समझ में आ गई? जहां जहां ये शब्द है वहां अंडरलाइन कर लो। मुख्य न्यायाधीश के नीचे अंडरलाइन कर लो, वरिष्ठतम न्यायाधीश के नीचे अंडरलाइन कर लो, सत्यनिष्ठा के नीचे अंडरलाइन कर लो, संविधान के संरक्षण के नीचे अंडरलाइन कर लो। काम के तो ये मेंस की दृष्टि से 4 ही वर्ड है ना? इन चारों वर्डों से आपको वाक्य बनाने, ये इतना याद रखना है, ठीक है? अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आना चाहिए कि क्या किसी राज्यपाल को जब भी कार्यवाहक राज्यपाल बनाया जाए तो क्या वो शपथ लेता है? कार्यवाहक राज्यपाल बनाया जाए तो भी वो उसको शपथ दिलाई जाती है, ठीक है ना? बात समझ में आ गई आपको? ये ध्यान रखना आप। आगे हमारा अनुच्छेद है अनुच्छेद 161, राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। ये हम राज्यपाल की शक्तियों में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे कि क्या इसमें उल्लेख है, ठीक है ना? आगे हम शक्तियां पढ़ रहे हैं, वहीं इसको पूरा पढ़ेंगे। आप तो एक बार लिख दीजिएगा, क्षमादान की शक्ति। यस, 160 के बारे में भी बताएंगे, सब आएगा आगे। ये आपके अनुच्छेद हो गए पूरे। अभी 2 वो और बचे ना, 200 और 213, वो कर लेते हैं तो हमारा इसका दूसरा टॉपिक सामान्य परिचय के बाद संवैधानिक प्रावधान वाला पूरा हो जाएगा। उसके साथ साथ योग्यता भी, शपथ भी, ये चीजें पूरी हो जाएगी। आगे लिखिए अनुच्छेद 200, समझ लीजिएगा पहले। विधेयकों पर सहमति, असहमति, राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना और अनुच्छेद 213
अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक है ना। देखिए अनुच्छेद 200 ये कहता है कि जब भी राज्य में विधानमंडल, चाहे वो एक सदन वाला हो चाहे दो सदन वाला हो, दोनों से या एक से पारित होकर के राज्यपाल के पास कोई भी बिल जाता है, तो ऐसी कंडीशन में राज्यपाल के पास 4 ऑप्शन रहते हैं। कितने रहते हैं? कौन कौन से? या तो वो अपने हस्ताक्षर कर दे, इसका मतलब है कि उसने इस बिल पर अपनी सहमति दे दी, और सहमति देने के बाद जब वो गजट में प्रकाशित हो जाता है तो उसके बाद से वो विधेयक बन जाता है, पहली बात। दूसरी बात, वो सहमति नहीं दे और उसे वापस लौटा दे कि भाई आप इस पर एक बार पुनर्विचार करो। तीसरी बात, वो न तो सहमति दे न ही असहमति दे, अपनी स्वीकृति के लिए उसको पेंडिंग रख ले, मतलब उसके पास पड़ा है, उसने निर्णय नहीं लिया इस संबंध में। और चौथी बात कि वो इस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज दे कि इस पर आप निर्णय करें। तो किन किन विधेयक पर वो अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति को भेजता है? जैसे जब भी संघीय मामले से संबंधित कोई विषय हो, यानी कि केंद्र राज्यों के संबंध में कोई विषय हो और ऐसा बिल कोई राज्य विधानमंडल लेकर के आई हो, तो निश्चित रूप से उसे राष्ट्रपति के पास भेजेंगे। दूसरा, उच्च न्यायालय की शक्तियों से संबंधित कोई भी मामला हो। तीसरा, राष्ट्रीय महत्व का कोई भी मामला हो जिसका संबंध पूरे देश से हो, ऐसे यदि कोई विधेयक कोई राज्य पारित करता है तो राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के पास भेज देता है। अब राष्ट्रपति कैसे स्वीकृत करता है, कैसे अस्वीकृत करता है, धन विधेयकों के संबंध में क्या है, ये सब हम राज्यपाल की विधायी शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि अभी हम संवैधानिक प्रावधान पढ़ रहे हैं तो केवल अनुच्छेद और उनमें क्या क्या बातें लिखी गई है ये लिख लेते हैं। लिखिए अनुच्छेद 161, 160 मैंने इसलिए नहीं लिखवाया कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा तुम्हारे लिए, इसलिए मैंने नहीं लिखवाया, ठीक है ना। इतने मैं कह रहा हूँ 153 से भी आपको सब याद नहीं करने, कभी नहीं पूछा कि कार्यकाल कितने में है, योग्यता कितने में, फिर भी बहुत जटिल प्रश्न आ जाए। और मैं बताऊँ आपको, एग्जाम में कई बार ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि कूट का मिलान कीजिए, है ना। इस तरफ आपको टेबल ए दे देंगे, इस तरफ टेबल 2 दे देंगे, जो कठिनतम स्तर के प्रश्न है, ठीक है ना। यहां आपको दे देंगे अनुच्छेद और यहां दे देंगे उसका विषय। अनुच्छेद दे दिया उसने ऑप्शन ए में, बी, सी और डी। 154, 156, 161, 213, ठीक है ना, ये दे दिया। तो इसमें यहां लिख दिया इसने अध्यादेश जारी करने की शक्ति। उसके बाद यहां इसने लिख दिया क्षमादान की शक्ति, और यहां लिख दिया उसने कार्यकाल, और यहां लिख दिया राज्य की कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है। ये तो आपको ऑप्शन में मिल गए। प्रश्न आ गया कि राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित अनुच्छेदों को मिलाने वाला सही कूट है। ये अभी प्रश्न है, ऑप्शन नहीं है, ये क्या है, प्रश्न है। और ऑप्शन कैसे आएंगे? पहला ऑप्शन रहेगा, अगर यहां से मिलाना हो तो आप सीधे ही मिला दो। इनके सामने रहेगा 1, 2, 3 एंड 4। यहां दे देंगे ए, बी, सी, डी, और इनके सामने लिख देंगे 1, 2, 3, 4। ऐसा प्रश्न लिख देंगे। ये ऑप्शन 1 हो गया। दूसरे में 2 पहले दे देंगे, 1 बाद में दे देंगे, फिर 4 दे देंगे, फिर 3 दे देंगे। तीसरे ऑप्शन में पहले 4 दे देंगे, फिर 3 दे देंगे, फिर 2 दे देंगे, फिर 1 दे देंगे। और चौथे ऑप्शन में पहले 4 दे देंगे, फिर 3 दे देंगे, फिर 1 दे देंगे, और फिर 2 दे देंगे। ये आपके प्रश्नों का कठिनतम स्तर है, और ऐसे प्रश्न आते हैं जो पॉलिटी के सवाल हो चाहे हिस्ट्री के सवाल हो। अधिकांश सवाल आजकल जो टफ होते हैं, जो मेरिट निर्धारित करते हैं, वो ऐसे सवाल आते हैं। अब आपको इन चारों में से ज्ञान नहीं है तो कैसे करोगे बताओ? अगर मान लो आपको एक का ही ज्ञान है कि सर मुझे पता है कि 161 है, वो क्षमादान की शक्ति से संबंधित है, ठीक है ना, इतना मुझे पता है, दूसरा मुझे नहीं पता, तो आपने सी के साथ 2 नंबर ऑप्शन वाला
सी के साथ 2 नंबर ऑप्शन वाला ये टिक कर लिया, एक ही राइट हो गया। सीधा आपको पीछे वाले नहीं भी आए तो भी आपने सवाल सही कर लिया। तो मैं आपको ये सब पढ़ा रहा हूँ, आपको एक भी याद रहा और हो सकता है वो ऑप्शन में सेट बैठ गया और उसके साथ दूसरा कोई नहीं बैठ रहा, तो आपका प्रश्न सही हो गया ना। समझ रहे हैं ना। तो कोशिश ये करें कि ये भी याद करें, नहीं भी हो तो बहुत सारों में से कुछ तो याद रख के जाए, जैसे 153, 154, 161, 200, 213, ये तो आप लोगों को याद होने चाहिए। ठीक है ना। हाँ, आगे लिखिए अनुच्छेद 161, राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति हो गया, 200 हो गया। लिखिए अनुच्छेद 200। हाँ, आगे शक्ति क्या है, कैसे राष्ट्रपति से ये भिन्न है, ये हम राज्यपाल की शक्तियां पढ़ेंगे ना, उसमें बहुत डिटेल से पढ़ेंगे कि कैसे ये राष्ट्रपति से भिन्न है, किस प्रकार की वो क्षमादान कर सकता है, किन किन न्यायालयों के फैसलों का समाधान वो कर सकता है, किन का नहीं कर सकता है, वो सब हम उसकी शक्तियों में पढ़ेंगे। क्योंकि अभी हम पढ़ लेंगे तो शक्तियां पूरा डिटेल से नहीं पढ़ पाएंगे ना। जब शक्तियां पढ़ेंगे तो इस अनुच्छेद का हवाला देते हुए हम पूरा पढ़ लेंगे, तो आपको एक ही चीज 2 बार हो जाएगी, याद भी हो जाएगा और उस चीज को हम डिटेल से भी पढ़ लेंगे। आगे लिखिए अनुच्छेद 200, राज्य विधान मंडल। मैं बार बार विधान मंडल लिखा रहा हूं, आपको पता होना चाहिए, मतलब मैं उन राज्यों का भी लिखा रहा हूं जहां 2 सदन है और उन राज्यों का भी लिखवा रहा हूं जहां 1 सदन है। ठीक है ना। अधिकांश राज्यों में 1 ही सदन है, 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें 2 सदन है। कौन कौन से? हाँ पीछे, मैं एक वर्ड लिखता हूं। इस बार अपने टॉपर कौन रहे? और ये आपके 6 राज्य हो गए। एम से, यू से उत्तर प्रदेश, के से कर्नाटक, टी से तमिलनाडु, ए से और बी से, क्या इन 6 राज्यों में है या कुछ और है? यस, हाँ, टी से तेलंगाना, और तमिलनाडु के साथ साथ भी एक नहीं है? तमिलनाडु में है कि नहीं है? पक्का? ये देखो आपके 6 के 6 राज्य हो गए। पहले एक और था J&K, चूंकि अब वो राज्य नहीं रहा, 31 अगस्त 2019 को उसके राज्य का विघटन करके 2 केंद्र शासित प्रदेशों में उसे विभाजित कर दिया। कौन कौन से? लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर, है ना। तब कितनी अपने केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई थी? 7 से बढ़ के 9। अभी कितने हैं? 8। दादरा नगर हवेली और दमन दीव को 1 कर दिया गया, दोनों को मिलाकर के 1 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको अपडेट में रखनी। तो अनुच्छेद 200 में लिखो, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर सहमति मतलब स्वीकृति, है ना, पब्लिक असहमति, अनुच्छेद 200, 200, आर्टिकल 200, 200, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर सहमति पब्लिक असहमति, पब्लिक राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखने की शक्ति, यह राज्यपाल की शक्ति है। और संवैधानिक प्रावधानों में लास्ट लिखिए अनुच्छेद 213, आर्टिकल 213। क्या? किसकी? 200 की? 213 तो अभी लिखवाऊंगा मैं। 200 की बताना उसको भाई। राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक और अधिनियम में पता है आपको फर्क क्या होता है? विधेयक क्या होता है और अधिनियम क्या होता है, पता है सबको? थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं इसके ऊपर कि कोई भी चीज विधेयक क्या होती है और अधिनियम क्या होती है। विधेयक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? और अधिनियम को क्या फर्क है?
हाँ बताओ। बिल कहलाता है, एक्ट बन जाता है। ये आपने बताया केंद्र सरकार के संबंध में। ये राज्य सरकार के संबंध में भी है। जब राज्य विधानमंडल पारित कर दे और राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए जाए, तब तक का प्रोसेस वो कहलाता है बिल। और राज्यपाल की स्वीकृति हो जाए और गजट में उसका नोटिफिकेशन हो जाए कि ये बिल 1 तारीख से शुरू हो जाएगा, उस दिन से वो कहलाएगा अधिनियम, एक्ट बन जाएगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो हम जब भी पढ़ते हैं कि 7वां संविधान संशोधन विधेयक नहीं पढ़ा था, हमने अधिनियम पढ़ा था, है ना, वो कानून बन चुका था। ठीक है ना, तो जितने भी संविधान संशोधन विधेयक है वो सारे विधेयक अधिनियम बनने कोई जरूरी नहीं है, समझ गए ना। कोई बिल है जो संविधान जैसे वापस ले लेते हैं, तो संविधान संशोधन के जो बिल है, विधेयक है, वो तो बहुत सारे हैं, लेकिन अधिनियम अभी तक 105 के आसपास ही बन पाए हैं। ठीक है ना, लिखिए आगे, अनुच्छेद 213, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। इंग्लिश में क्या कहते हैं अध्यादेश को? ऑर्डिनेंस। जैसे हिंदी में युग्म शब्द होते हैं ना, इसी तरह इंग्लिश में भी कंफ्यूजिंग वर्ड होते हैं स्पेलिंग्स का। वैसे अपने को तो ए और ई कहाँ आती पता ही नहीं चलता कि कहाँ ए आई, कहाँ आई आया, कहाँ ई आया। एक उसके साथ आता ऑर्डिनेंस, है ना, गोला बारूद, हथियार, वो चीज़ भी आती है। ठीक है ना, तो ये हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा थोड़ा ध्यान रखते रहना। तो ये आपका हो गया दूसरा बिंदु हमारा। अभी तक हम कहाँ पहुँचे हैं? देखिए यहां से सामान्य जानकारी हो गई, संवैधानिक प्रावधान हो गए, नियुक्ति के बारे में हमारी पूरी डिटेल से हो गई कि कौन नियुक्ति करता है, नियुक्ति करते के समय क्या बातें ध्यान रखना है, किन की परामर्श लेता है, सब कुछ बातें, कैसे नियुक्ति होती है, वारंट से और किन किन की नियुक्ति होती है, सब बातें। योग्यताओं के बारे में हो गई सब चीजें, शपथ के बारे में हो गई, कार्यकाल के बारे में भी हो गई, या अलग से लिखूं? हो गई ना। वेतन भत्ते, हेडिंग डालिए वेतन भत्ते। अब पहली बात बताओ, वेतन भत्ते हेडिंग डाल करके चीजें समझते हैं। राज्यपाल का वेतन और भत्ते निर्धारण कौन करता है? कौन निर्धारित करता है राज्यपाल का वेतन भत्ते? भारत की संसद। संसद निर्धारित करती है राज्यपाल के वेतन भत्ते। लेकिन एक कंडीशन है कि जब एक व्यक्ति को 2 राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाए, तो उस समय उसके वेतन भत्तों का निर्धारण कि कौन सा राज्य कितना देगा, इसका निर्धारण राष्ट्रपति करता है। समझ में आ गई ना बात? क्योंकि वो 2 राज्यों का काम कर रहा है, तो कौन सा राज्य कितना देगा इसका निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति। बाकी राज्यपाल का जो वेतन है वो निर्धारित करती है भारत की संसद। पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात, देता कौन है? राज्य, जिस राज्य में वो पद स्थापित है या जिस राज्य का वो राज्यपाल है। तो राज्य की संचित निधि से उनका वेतन दिया जाता है। कितना दिया जाता है वर्तमान में? 3,50,000 रुपये प्रति माह, प्लस आवास, गाड़ी, चिकित्सा, टेलीफोन की निःशुल्क सुविधा, है ना। समझ में आ गई बात है? तो आज से क्या बनना आपने? राज्यपाल। पक्का? पर 35 वर्ष के हुए तो नहीं? सुविधाओं को देख के कि नहीं सर, पढ़ोगे तो ये सुविधाएं इसमें भी मिल जाएगी। ठीक है, लिखिए वेतन एवं भत्ते। सीधे 3 लाइन बना करके 3 बिंदु लिख दीजिएगा। राज्यपाल के वेतन भत्तों का निर्धारण भारत की संसद द्वारा किया जाता है। राज्यपाल के वेतन भत्तों का निर्धारण भारत की संसद द्वारा किया जाता है। और 2 नंबर लगा के लिखिए, राज्यपाल का वेतन राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। ये निधियां क्या होती है, संचित निधि क्या होती है, आकस्मिक निधि क्या होती है, हम लोग सब उस पर डिस्कस करेंगे डिटेल से।
किन किन अनुच्छेद में इनका उल्लेख है? 2 नंबर में लिखिए, राज्यपाल का वेतन राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। भारित, उस पर डिपेंड, मतलब उससे वो उसका विड्रॉ होता है ना। हाँ। और नंबर 3 लिखिए, वर्तमान में राज्यपाल का वेतन 3,50,000 रुपये, 3.50 लाख रुपए प्रति माह, 3.5 लाख रुपए ना। वर्तमान में राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख रुपए प्रति माह प्लस भत्ते प्लस राजकीय आवास, परिवहन सुविधा, चिकित्सा सुविधा, टेलीफोन सुविधा। और ये सब चीज़ें जब वो रिटायरमेंट हो जाएगा तो उसके बाद पेंशन के साथ भी उनको दी जाएगी प्रोटोकॉल के तहत, ठीक है ना। पेंशन भी राज्य की संचित निधि ही देगी, ठीक है ना। राज्य की, भारत की संचित निधि, हाँ भाई भारत की संचित निधि, भारत की संचित निधि मान लो, ठीक है। तो पेंशन तो रिटायर होने के बाद ही मिलेगी, पहले तो वेतन मिलेगा। एक बार तो विधायक ही बन गया तो भी पेंशन मिलेगी, राज्यपाल तो बहुत बाद की बात है, ठीक है ना। लेकिन सरकारी कर्मचारियों को अब जाकर के राजस्थान में वापस से पेंशन की सुविधा की है, ठीक है। अब आगे लिखिए, त्याग पत्र, इसके बारे में समझ लेते हैं। त्याग पत्र किसको संबोधित करके देता है? वो राष्ट्रपति को। इतनी सी बात है, वो कभी भी दे सकता है, 5 साल से पहले अपनी इच्छा से कभी भी वो त्याग पत्र दे सकता है, लेकिन किसे देता है? राष्ट्रपति। तो लिखिए त्याग पत्र में, राज्यपाल अपने कार्यकाल के दौरान कभी भी राज्यपाल अपने कार्यकाल के दौरान कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित कर त्याग पत्र सौंप सकता है या त्याग पत्र दे सकता है। समझ में आ गई बात? अब ये तो थी अभी तक की सारी बातें। अब हम पढ़ेंगे राज्यपाल के पास शक्तियां क्या क्या होती है, किन किन शक्तियों का वह प्रयोग करता है, ठीक है। अब यहां से ध्यान देना, मेंस में सिलेबस में से सवाल यहां से आते हैं कि राज्यपाल के पास क्या क्या शक्तियां होती है। नंबर 1 कार्यकारी शक्तियां, साथ साथ में ये चार्ट बना लो, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। नंबर 2 विधायी शक्तियां, नंबर 3 वित्तीय शक्तियां, नंबर 4 न्यायिक शक्तियां, नंबर 5 क्षमादान की शक्ति, और नंबर 6
स्व विवेक की शक्तियां, कि कहाँ कहाँ पर वह अपने विवेक से इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, अब इनमें से कौन कौन सी किस किस प्रकार की शक्ति है उसके ऊपर हम एक एक पे डिस्कस करेंगे। पहले ये चार्ट बना लो आप लोग। बना लिया? आगे बढ़े। नंबर 1 लगाओ, कार्यकारी शक्ति, और ये लगा करके छोड़ दो। देखिए, एक दो शक्तियां तो आपको अभी याद होनी चाहिए। जब आपको आर्टिकल 154 याद है तो, कि वह राज्य की कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किस में निहित होती है? राज्यपाल में, है ना। तो पहली शक्ति यही आ गई इसकी, कि राज्य कार्यपालिका की, अभी लिखना नहीं है, अभी सिर्फ समझना है, राज्य कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित होती है? राज्यपाल में निहित होती है। इसके साथ हम यह भी लिख सकते हैं दूसरी बात में, कि वह राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। इसे कई बार ऐसे भी लिखा जा सकता है कि वह राज्य का औपचारिक प्रमुख होता है। अब इसके बाद जो कार्यकारी की जो शक्तियां हैं, जिसमें जितने भी प्रकार की नियुक्तियां होगी राज्य में, कुछ नियुक्तियों को छोड़ करके वो सब राज्यपाल करेगा। जैसे मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा वह, मुख्यमंत्री के साथ मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, मंत्रियों के साथ वह राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करेगा। फिर वह राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करेगा। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है पूरा का पूरा, उसके वेतन भत्तों का निर्धारण भी राज्यपाल ही करता है। उसके बाद वह राज्य निर्वाचन आयोग, इसका एक ही सदस्य होता है, राज्य निर्वाचन आयोग, इसकी नियुक्ति करता है। ठीक है ना। अब आपको लगेगा कि वो क्या राजस्थान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भी नियुक्ति करता है? नहीं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। इसके साथ साथ वह स्वयं राज्य की जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है उनका कुलाधिपति होता है, स्वयं चांसलर होता है। कुलाधिपति तो कौन होता है? राज्यपाल स्वयं। इसके साथ साथ वह वाइस चांसलर, कुलपतियों की नियुक्ति करता है। अब आपको लगेगा कि जो भारत सरकार की यूनिवर्सिटी है, क्या उनका भी ये कुलाधिपति होता है? नहीं। जैसे जोधपुर में NLU है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, तो उसका चांसलर कौन होगा? संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, है ना, वो उसका चांसलर होगा। अजमेर में बांदर सेंद्री में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसका चांसलर राज्यपाल होगा? नहीं, क्योंकि वो केंद्र सरकार द्वारा स्थापित है। राज्य सरकार द्वारा जितने भी विश्वविद्यालय स्थापित होंगे उनका कुलाधिपति, चांसलर, इंग्लिश में चांसलर बोलते हैं, वो राज्यपाल स्वयं होगा और उनके कुलपतियों की नियुक्ति भी यह करेगा। अब एक एक पे डिस्कस कर लेते हैं, पहले समझ लेते हैं, फिर है ना इनको लिखेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई? पहले इसको लेकर के बहुत सारे एस्पेक्ट्स मैंने बता दिए कि राज्यपाल का पद हमेशा रहना चाहिए, सभी काम है जो राज्यपाल के नाम से होंगे। व्यवहार में ऐसा हमें लोगों को दिखेगा, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। वो ये काम मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर ही करता है। सभी काम उसके प्रकार से होंगे। नियुक्ति में देखो, मुख्यमंत्री की नियुक्ति क्या वो किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना सकता है? तो किसको बना सकता है? बहुमत प्राप्त दल की मुखिया को। और यदि किसी पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ तो यहां स्व विवेक वाली शक्ति का इस्तेमाल करके
कि वो किसे मुख्यमंत्री बनाते। तो क्या मुख्यमंत्री बनने के लिए किसी व्यक्ति को विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होना जरूरी है? हाँ, उसका होना जरूरी नहीं है जब उसकी नियुक्ति की जाए, लेकिन नियुक्ति के बाद 6 महीने के भीतर भीतर उसे किसी भी सदन की सदस्यता लेना जरूरी है। जब नियुक्ति करें, कई बार हमने ऐसा देखा कि जिस व्यक्ति को पार्टी मुख्यमंत्री बनाती है वो चुनाव हार जाता है, हाँ, जय नारायण जी व्यास, तो फिर भी उनको मुख्यमंत्री बनाते हैं और फिर उनके लिए कोई एक अलग सीट से उपचुनाव करवा के वहां से जितवा के उनको मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं, उनकी सदस्यता विधानमंडल की ली जाती। तो विधानमंडल का सदस्य होना तो जरूरी है, लेकिन जब नियुक्ति करे तब होना कोई जरूरी नहीं है। उसके 6 महीने बाद भी वो किसी भी सदन का सदस्यता ले सकता है। यदि विधानमंडल नहीं हो और उस राज्य में विधान परिषद हो तो वो वहां से भी सदस्यता ले सकता है। अब मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होगी? जिन मंत्रियों के नामों की सिफारिश मुख्यमंत्री करेगा, राज्यपाल उन्हें मंत्री बनाने में, उन्हें मंत्री नियुक्त करने के लिए बाध्य है। समझ में आ गई ना बात? तो आपको मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मंत्रियों की नियुक्ति, आरपीएससी के अध्यक्ष, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति हटाने का प्रोसेस अलग है, ठीक है ना। और राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति, राज्य निर्वाचन आयोग, इनकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। ये इसकी कार्यकारी शक्तियां हैं। लिखें, लिखिए, कार्यकारी शक्तियों में एक एक पॉइंट बना करके लिखिए। अनुच्छेद 154, अब यहां फिर से हवाला देंगे ताकि आपको रिवीजन होता रहे ना। 154 ही कह रहा ना, आर्टिकल 154, अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका की, अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है। अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राज्यपाल में निहित होती। एक आजकल आपने, 1 मिनट आपको मैं रोकना चाहूंगा, एक आजकल आपने पिछला पेपर निकाला, कल मैंने कहा 5 पेपर आपके पास प्रीलिम्स के होने चाहिए, किस किस ने निकाला? बहुत बढ़िया, निकाल लिए ना, अपने पास है। डाउनलोड किस किस ने कर लिए कि सर मैंने डाउनलोड कर लिया लेकिन प्रिंट आउट नहीं निकला? चलो, आपने काम प्रोसेस तो शुरू कर दी, प्रिंट आउट भी निकल जाएंगे। जिसने इस संबंध में कुछ सोचा भी नहीं है, सोच लो, अभी भी टाइम पड़ा, ठीक है ना। आप देखना सवालों के ट्रेंड, एक सवाल ऐसा आता है जो हमेशा पूछा जाता है कि कौन सा राज्यपाल लोक सेवा आयोग का सदस्य भी रहा? ऐसा कौन सा राज्यपाल या किसी से भी संबंधित हो सकता है, ऐसा कौन सा जो मुख्य न्यायाधीश भी रहा और विदेश मंत्री भी रहा? तो मैं आपको, ये जब हमारा पूरा हो जाएगा कॉन्सेप्टुअल, उसके बाद फैक्चुअल पे आएंगे, एक एक राज्यपाल का नाम, उसका कार्यकाल कब रहा, है ना, उसके समय की क्या क्या विशेष उपलब्धियां रही, वो सब चीजें लिखेंगे ताकि आपके सवाल बाहर जाने की कोई गुंजाइश नहीं हो। क्लास भले ही एक आध एक्स्ट्रा हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चीजें आपके पास पूरी डिटेल से रहेगी, ठीक है ना। तो आगे लिखिए, क्या लिखा इसमें? राज्यपाल में निहित होती है ना, पूरा बोला करो, राज्यपाल में क्या निहित होती है? कार्यपालिका की समझ सकते हैं, राज्यपाल में निहित होती है, इसलिए वह राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है, इसलिए वह राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। समझ में आ गई बात? और जब कार्यकारी प्रमुख होता है, राज्य के सभी काम उसके नाम से होते हैं, तो ऐसे पद पर कोई न कोई व्यक्ति हमेशा के लिए रहना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए भी ये प्रावधान किया गया कि अगर 5 वर्ष पूरा हो जाए, नया उत्तराधिकारी नहीं आए, तो वो उसको कंटिन्यू भी करें, क्योंकि काम करने के लिए तो एक पद पर उसके हस्ताक्षर तो चाहिए ही चाहिए। आगे लिखिए, वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। अगला बिंदु, वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। अब एक प्रश्न आ जाए कि राज्य का मुख्यमंत्री होता है निर्वाचित, मनोनीत, नियुक्त या इनमें से कोई नहीं? नियुक्त होता है, श्योर हो? निर्वाचित होता है, मनोनीत होता है, नियुक्त होता है, या इनमें से कोई नहीं? राज्य का मुख्यमंत्री होता है। बहुत बढ़िया, मुख्यमंत्री के रूप में वह नियुक्त होता है। अगर विधानसभा से आएगा तो विधानसभा के सदस्य के तौर पे वो निर्वाचित होता है, मुख्यमंत्री के तौर पे वो निर्वाचित नहीं होता। वो चुनाव मुख्यमंत्री का नहीं लड़ता, वो एमएलए का चुनाव लड़ता है ना। हाँ, इसी तरह से विधानसभा अध्यक्ष के बारे में आ जाए तो विधानसभा अध्यक्ष की भी नियुक्ति होती है।
होता वो भी एक विधायक ही है, तो विधायक के तौर पे वो निर्वाचित होता है। तो प्रश्न की लैंग्वेज क्या है उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर होना चाहिए, समझ में आपको आना चाहिए, ठीक है ना। अगर वो विधान परिषद के किसी ऐसे सदस्य जिसमें 1/6 राज्यपाल नियुक्त करता है ना, वहां से होकर के आए मनोनीत करता है, तो भी वो मुख्यमंत्री के रूप में तो नियुक्ति ही होगा, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो, मुख्यमंत्री के रूप में तो वो नियुक्त ही होगा, चाहे वो विधानसभा से आए, चाहे विधान परिषद से मनोनीत होकर के भी आए, इस बात का ध्यान रखना। दूसरा लिखिए, क्या लिखा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है, और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है। अब जब हम मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद पढ़ेंगे तो पूरा इनको डिटेल से पढ़ेंगे कि कैसे सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, क्या उनकी व्यवस्था होती है ना, वो सब उस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। आगे लिखिए तीसरा बिंदु, वह राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, वह राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है और उसके, वह राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है और उसके वेतन भत्तों का निर्धारण करता है, और उसके वेतन भत्तों का निर्धारण करता है। चूंकि महाधिवक्ता अपने सिलेबस में नहीं है, इसलिए महाधिवक्ता से संबंधित 1-2 लाइनें यहीं लिख लो ना। महाधिवक्ता राज्य, इसी कड़ी में लिख लो, महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। अब हल्की सी डिस्कस थोड़ी सी महाधिवक्ता के बारे में हो जाए, क्योंकि सिलेबस में नहीं है, फिर भी मन नहीं करता कि इसको भी छोड़ा जाए, है ना। आप लोगों का तो करता होगा कि सर इसको छोड़ दो, आगे वो बढ़ाओ। क्या होता है महाधिवक्ता? हाँ, राज्य स्तर का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी यही होता है ना। ठीक है, ठीक है, ये आपका होमवर्क टास्क है कि महाधिवक्ता के बारे में आप सामान्य जानकारी जुटा करके आएंगे। अगली क्लास जब भी होगी इसी से पूछा जाएगा, और मेरी क्लास में यही सीक्वेंस रहेगा, पहले 5 से 7 मिनट आपको जो कल पढ़ाया गया है वो पूछा जाएगा, ठीक है ना। और बीच में भी मैं कोई भी सवाल कभी भी पूछ सकता हूँ, आपको अलर्ट मोड में रहना, पूरा अवेयरनेस यहाँ रहना, ठीक है ना। तो आगे लिखें, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, उसके वेतन भत्तों का निर्धारण करता है, और महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। अगला बिंदु लिखिए, वह राज्य लोक सेवा आयोग के, वह राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। अब कैसे नियुक्ति होती है, क्या इसकी योग्यता होती है, पूरा अपने सिलेबस में है आरपीएससी, वो वहां पढ़ेंगे, ठीक है ना। आगे लिखिए, वह राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है, वह राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है। अब देखो, 2 इलेक्शन कमीशन हम लोग पढ़ेंगे, एक भारत निर्वाचन आयोग और दूसरा राज्य निर्वाचन आयोग। भारत निर्वाचन आयोग का काम क्या? इलेक्शन करवाना। राज्य निर्वाचन आयोग का काम भी इलेक्शन करवाना। इलेक्शन करवाना, मतदाता सूचियां जारी करना, है ना, राजनीतिक पार्टियों को टिकट आवंटन करना, उनका पंजीयन करना, ये सब इलेक्शन कमीशन के काम होते हैं, ठीक है ना। आचार संहिता लगाना, सब चीजें, है ना। तो अब एक हल्की सी नजर में देख लेते हैं कि भारत निर्वाचन आयोग किनका चुनाव करवाता है, राज्य निर्वाचन आयोग किनका चुनाव करवाता है। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभा और विधान परिषद, इनके चुनाव कौन करवाता है? भारत निर्वाचन आयोग। उसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त की व्यवस्था
की गई। अभी बीच में चेंज थी, कई बार एक किया, फिर दो जोड़े 3 किया, और अभी ये व्यवस्था है कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त उसमें होते। राज्यों में पंचायती राज संस्थान, उसमें कौन कौन सी? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। इनके साथ साथ नगरीय निकाय, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, इनके चुनाव कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग, और वो एक सदस्य ही है, इसलिए मैंने लिखा कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? उसकी राज्यपाल। समझ में आ गया आपको? ठीक है, आगे लिखिए। नहीं, भारत निर्वाचन आयोग करवाता है। लिखिए आगे। वह राज्य के समस्त विश्वविद्यालयों का राज्य के समस्त विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति, कोष्टक में लिख लेना चांसलर, वह राज्य के समस्त विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है और उनके कुलपतियों की नियुक्ति करता है, वाइस चांसलर की नियुक्ति करता है। आप जो नोट्स लिख रहे हो, लगता है ना आपको कि भी ये पर्याप्त है ना? तो 1 मिनट जो आज पढ़ा है उसका क्विक रिवीजन कर लीजिएगा बीच में, कि आपने क्या लिखा, ये सब रिवीजन कर लीजिएगा। आज से है ना, जो आज लिखा, डेट मेंशन करते रहिए पेज के ऊपर कि ये मैंने इस तारीख को लिखा है, ठीक है? कल आपको लगा कि क्लास के बाद रिवीजन किया वो मेरे लिए फ्रूटफुल था? लगा क्या? है ना? 1 मिनट का ही समय है, 60 सेकंड। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपकी अभी से हैबिट हो जाए मेंस के लिए, कि जो जो चीजें अंडरलाइन की हुई है उनको अच्छे से देख लो। पूरा आप समराइज कैसे कर सकते हो? 2 पेपर के बीच में आपको एक पूरा 200 नंबर का पूरा पेपर रिवीजन करके जाना है ना? जैसे पहला पेपर तो चलो समय है, दूसरे पेपर के लिए आपके पास समय नहीं है, फिर भी रिवीजन तो करके जाना ही पड़ेगा ना पहला पेपर देने के बाद। तो वो इतना बड़ा पेपर कैसे रिवाइज करोगे? तो उसकी आदत अभी से डाल लो कि जो अभी तक 1 घंटे में पढ़ा है उसको 1 मिनट में रिवाइज कर लो। कई बार हम कुछ चीज़ें जल्दबाजी में गलत भी लिख देते हैं इधर उधर, वो भी आपकी करेक्ट हो जाएगी और आपको ये पता चल जाएगा कि मैं दूसरी बार मेरा लिखा मैं पढ़ तो सकता हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है, सबके पदों के साथ अलग अलग व्यवस्था है, हटाने की अलग अलग प्रक्रिया है। महाधिवक्ता को कभी भी हटा सकता है, इसीलिए मैंने महाधिवक्ता में पर्टिकुलर आपको लिखा है कि वह उसके प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता। और हम लोग कहने को तो कह सकते हैं कि राज्यपाल ने उसको हटा दिया, लेकिन महाधिवक्ता को भी वो तभी हटा सकता है जब मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद उसके लिए सिफारिश करे, ठीक है ना? अपने विवेक से केवल वही काम कर सकता है जो स्वविवेक की शक्तियों में उसको दे रखा है। अगली शक्तियां पढ़े, पहले समझ लेते हैं कि विधायी शक्तियां क्या क्या है। ये विभाजन इस प्रकार से किया गया है कि वो एक प्रकार के कार्य थे, कार्यकारी प्रकार के कार्य थे, इसलिए उनको कार्यकारी शक्तियां। अब जो काम है वो विधायी प्रकार के काम है, इसलिए विधायी शक्तियां। तो देखिए, पहली जो शक्ति है कि वह विधानसभा का सत्र बुलाता है, सत्र आहूत करता है, फिर सत्र अवसान करता है, दूसरी वह विधेयकों पर
अपनी स्वीकृति, अस्वीकृति या स्वीकृति के लिए लंबित या राष्ट्रपति के पास विचारार्थ भेज सकता है। सत्र का अवसान करता है, सत्र अवसान भी करता है। विधानसभा को भंग भी करता है, विधानसभा को भंग करता है, न कि विधानसभा के सत्र को, ठीक है ना। फिर प्रत्येक चुनाव के बाद नई विधानसभा को संबोधित करता है। उसके साथ साथ वह प्रतिवर्ष, हर एक वर्ष विधानसभा के पहले सत्र को भी संबोधित करता है। इसके अलावा जिन राज्यों में विधान परिषद है वहां पर वह 1/6 सदस्यों को मनोनीत भी करता है। इसके अलावा वह ऐसे किसी विषय पर मुख्यमंत्री से उसकी सूचना मांग सकता है जो विधानसभा में कार्रवाई में चल रही हो। तो ये सारे उसके विधायी प्रकार की शक्तियां हैं। देखिए एक एक बिंदु पर डिस्कस करते हैं। विधानसभा का सत्र आहूत करता है। एक साल में अमूमन विधानसभा के 3 सत्र चलते हैं, ठीक है ना। कितने सत्र चलते हैं? 3 सत्र। न्यूनतम 2 तो चलने जरूरी ही है, क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है कि 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह की दूरी हो सकती है। 6 माह के भीतर भीतर दूसरा सत्र बुलाना जरूरी है। हम लोग देखते हैं 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, फिर ग्रीष्मकालीन मानसून सत्र और फिर शीतकालीन सत्र। 3 सेशन तो चलते हैं। तो उन सेशन को बुलाता कौन है? राज्यपाल। और जब सेशन पूरा हो जाए तो उस सत्र का अवसान, उसका विघटन कौन करता है? राज्यपाल। लेकिन सत्र की कार्रवाई के दौरान किसी एक दिन की कार्रवाई या एक दिन का जो उसका सेशन चल रहा है उसको स्थगित कुछ समय के लिए कौन करता है? उस सदन का अध्यक्ष या सभापति, ठीक है ना। जब पूरा सेशन खत्म हो गया कि अब ये सेशन खत्म है तो वो सत्र अवसान कहलाता है और वो करता है राज्यपाल। समझ में आ गई बात? अब विधानमंडल जो भी कानून बनाता है वो राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही कानून बनते हैं। ऐसी स्थिति में उसके पास 4 ऑप्शन होते हैं। मैंने आपको कई बार बताया, वो विधेयक को स्वीकृति दे दे, अपने हस्ताक्षर कर दे। इसमें एक बात ध्यान रखना, जो सामान्य विधेयक होते हैं, विधेयक 2 प्रकार के, सामान्य विधेयक और वित्त विधेयक। वित्त विधेयक मतलब जिनका संबंध पैसों से। वित्त विधेयक भी 3 प्रकार के, धन विधेयक, वित्त विधेयक प्रकार 1 और 2। तो जो धन विधेयक है वो राज्यपाल लौटा नहीं सकता, वापिस लौटा नहीं सकता, उस पर हस्ताक्षर करने के लिए वो बाध्य है। क्यों? क्योंकि धन विधेयक राज्यपाल की अनुमति से ही विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ विधानमंडल नहीं है या विधानसभा है ना, विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। चाहे विधान परिषद हो तो विधान परिषद के पास 14 दिन की समय अवधि होती है, वो उसकी सिफारिश विधान परिषद को करे। विधानसभा चाहे तो विधान परिषद की सिफारिश को माने, नहीं चाहे तो नहीं माने। तो धन विधेयक के संबंध में राज्यपाल नहीं लौटा सकता और सामान्य विधेयकों के संबंध में वो उसे एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो पहली कंडीशन क्या हुई कि राज्यपाल विधेयकों पर हस्ताक्षर कर दे, वो अधिनियम बन जाए। दूसरी बात, वो लौटा सकता है। तो किन विधेयकों को लौटा सकता है? धन विधेयक को छोड़ करके अन्य सामान्य विधेयकों को वो लौटा सकता है, ठीक है। अब जब वो एक बार लौटा सकता है तो दूसरी बार विधानसभा या विधानमंडल उसे या तो संशोधित करके या बिना संशोधन करके ही भले दोबारा पेश करे, तो दूसरी बार राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है, ठीक है ना। धन विधेयक को इसलिए नहीं लौटा सकता क्योंकि वो राज्यपाल की स्वीकृति से ही पेश
किया जाता है। तीसरा उसके पास ऑप्शन रहता है कि वह अपने उन सामान्य विधेयकों को अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति उसके लिए भी लंबित रख सकता है कि भाई अभी तक मैंने इस पर विचार नहीं किया कि मैं इस पर साइन करूंगा कि या वापस लौटाऊंगा, वो भी एक कंडीशन है। और चौथी कि वो राष्ट्रपति को विधेयकों को भेज सकते हैं। किन किन विधेयकों को भेज सकते हैं, हमारी थोड़ी देर पहले चर्चा हुई थी, बताओ। यदि विधेयक राष्ट्रीय महत्व का हो, यदि संघीय व्यवस्था से संबंधित कोई मामला हो, यदि उच्च न्यायालय की शक्तियों से संबंधित हो, तो दो राज्यों वाला मतलब संघीय व्यवस्था हो गई ना, संघ और केंद्र सरकार के बीच में। ऐसे विधेयक का विषय यदि इस प्रकार का हो तो वो अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति को भेजता है। राष्ट्रपति के पास इसकी कोई समय सीमा नहीं है कि वो इसको कब तक स्वीकृति करेंगे। राष्ट्रपति भी लौटा सकते हैं राज्यपाल को, और दोबारा से भी राष्ट्रपति के पास जा सकते हैं। दोबारा भी राष्ट्रपति के पास गया तो भी वो उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ये हमारी संघीय व्यवस्था बनी रहे, राष्ट्रपति के ऊपर कोई दबाव नहीं रहे, राज्य अपनी मनमानी नहीं करे। एक सशक्त केंद्र के साथ राज्यों को महत्व देने वाला भी संघीय मॉडल हमने अपनाया है, इसलिए उसकी व्यवस्था की गई। बात समझ में आ गई है या दोबारा समझाऊं? दूसरा बिंदु किसको समझ में नहीं आया? इसका निर्धारण विधानसभा में विधानसभा का अध्यक्ष करता है, लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष करता है, उसका फैसला ही अंतिम होता है, कोर्ट में भी चैलेंजिंग नहीं होता। हाँ, और कुछ? थोड़ा जोर से बोलो। ठीक है। हाँ, पेंडिंग रख देता तब वो एक प्रकार नहीं भी दे रहा है, उस राज्यपाल के कार्यकाल के साथ ही वो विधेयक समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल। वो डिपेंड करता है कि वो विधानसभा कौन सी है। पिछले वाली है तब तो राज्यपाल को हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य। नई विधानसभा बन गई तो पुरानी विधानसभा के सामान्य विधेयक उस विधानसभा के कार्यकाल के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। राज्य की विधानसभा संविधान संशोधन के विधेयक पारित नहीं कर सकती। संविधान संशोधन के विधेयक केवल भारत की संसद ही बना सकती है ना। राज्यों की विधानसभा या विधानमंडल को संविधान संशोधन करने की कोई शक्ति नहीं है। हाँ, संविधान संशोधन विधेयकों में कुछ इस प्रकार के विधेयक है जिनमें आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल से स्वीकृति ली जाती, वो हम संविधान संशोधन की प्रोसेस में देखेंगे कि संविधान संशोधन कितने प्रकार से होता है। संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के तहत 2 प्रकार का ही होता है, लेकिन इसके 3 प्रकार है। सामान्य बहुमत द्वारा, आधे से एक अधिक और आपने पारित कर दिया, उसके कुछ अलग विषय है। फिर विशेष बहुमत द्वारा कि या तो आपको कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत और उपस्थित सदस्यों का आधे से एक अधिक, वो जो हो वो। और तीसरा विशेष बहुमत के साथ राज्य विधानमंडलों द्वारा, जितने भी भारत में राज्य हैं उनमें से आधे से अधिक राज्य विधानमंडल उसको पारित करेंगे। जैसे जीएसटी वाला बिल था तो वो इस तरह से हुआ, ठीक है ना। तो वो सब हम उसमें करेंगे। अभी यहाँ चीज़ें लाएंगे तो ये वाली चीज़ें हमारी इतने अच्छे से एलिब्रेट नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ ये दोनों बिंदु आपको समझ में आए कि नहीं आए? हाँ हाँ, ठीक है। वापिस से राज्यपाल राष्ट्रपति को भेजेगा। राज्यपाल, वो विधेयक राष्ट्रपति के लिए आरक्षित हो गया, अब उस पर राज्यपाल कोई भी उस पर अपने हस्ताक्षर वगैरह नहीं करेगा। दूसरी बार भी लौट के जाएगा तो राष्ट्रपति के पास ही जाएगा तो इस चैनल के थ्रू ही राष्ट्रपति के पास। करो, दूसरी बार भी वो रद्द कर सकता है। यही तो मैंने बात बताई थी, इसलिए बताई थी कि राष्ट्रपति केंद्र में बैठा है और विषय कौन कौन से राष्ट्रपति के पास जाएंगे जो संघीय मामले के हैं। अगर राष्ट्रपति को हम दूसरी बार बाध्य कर दे, राज्य विधेयिका ऐसे कोई ले आए जिसमें वो न्यायपालिका पे हावी हो जाए, तो राष्ट्रपति तो कानून के अनुसार दूसरी बार यदि बाध्य हो जाए हस्ताक्षर करने के लिए तो वो कानून बन जाएगा। ऐसे में हमारी संघीय भावना उलझ जाएगी ना, इसलिए राष्ट्रपति को इससे विमुक्त रखा है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट में देखेंगे पूरा। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट के मतलब राज्यों की जो विधानमंडल से जो विधेयक जाएंगे ना, उस पर राष्ट्रपति 2 बार 3 बार कितने भी बार अपने उस पर रोक सकते हैं, उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। यस, हाँ, विधानमंडल के 3 अंग होते हैं, राज्यपाल, उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन बोलते हैं विधान परिषद को
वो होना कोई ज़रूरी नहीं है, वैकल्पिक है। राज्य चाहे और राष्ट्र केंद्र की सरकार उस पर स्वीकृति दे तो बनता है। विधानसभा एक अनिवार्य अंग है जो 5 साल के लिए बनती है और 5 साल से पहले भी विधानसभा विघटित की जा सकती है, ठीक है ना। ये विधानसभा में हम अच्छे से पढ़ेंगे। ये मैंने पहले ही बता दिया था, विधानमंडल और ये सब चीज़ें ना, संसद और ये सब चीज़ें पहले बता दी। तीसरे बिंदु पे आए, विधानसभा को भंग कर सकता है। कैसे? विधानसभा को भंग तब कर सकता है या तो उसका कार्यकाल पूरा हो जाए या विधानसभा में बहुमत खो जाए और कोई भी पार्टी सरकार नहीं बनाए। समझ में आ रही बात? बहुमत किसी एक पार्टी का रहा नहीं, पहले भी गठबंधन की सरकार थी या कोई और परिस्थितियां थी, सरकार चली, अब बहुमत किसी का नहीं है। राज्यपाल ने फिर कई लोगों को मौका दिया, सरकार नहीं बनी, तो अब नई विधानसभा बनाने के लिए चुनाव होने, तो उस पुराने वाले विधानसभा को 5 साल से पहले भी बहुमत नहीं होने की स्थिति में भंग कर सकता है। कौन कर सकता है? तो विधानसभा का एक सत्र चल रहा है, सत्र की कार्रवाई को स्थगित या भंग कौन कर सकता है? उस सदन का अध्यक्ष। लेकिन सत्र बुलाता यानी कि सत्र आहूत करना और उस सत्र का अवसान करना राज्यपाल करता है। दोनों तीनों बातें समझ में आ गई आपको? कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं, अभी मैं बहुत अच्छे से लिखवाऊंगा भी आपको। अब क्या अगला बिंदु है, प्रत्येक चुनाव के बाद जब भी नई विधानसभा बनती है, चाहे वो 5 साल के बाद बनी हो चाहे 2.5 साल के बाद बनी हो, जब भी विधानसभा बनेगी तो प्रत्येक नई विधानसभा के पहले सत्र को राज्यपाल संबोधित करेगा। साथ ही साथ हर वर्ष विधानसभा के पहला जो सत्र चलेगा उसको भी राज्यपाल संबोधित करेगा। ये राज्यपाल की विधायी शक्ति है, ठीक है। और विधानसभा की और विधान परिषद की कुल सदस्यों का 1/6 सदस्य राज्यपाल मनोनीत भी करता है। वो हम आगे जब विधान परिषद पढ़ेंगे, वैसे सिलेबस में है नहीं, विधानसभा ही है, तो आपको यहीं तक पढ़ना है। और वह मुख्यमंत्री से विधायी कार्यों की किसी भी प्रकार की सूचना मांग सकता है। लिखें इसको, लिखिए विधायी शक्तियां। नंबर 1 डाल के लिखिए, वह कौन? राज्यपाल। वह राज्य की विधानसभा का सत्र आहूत। कौन सी संधि है सत्र आहूत में? दीर्घ स्वर संधि है ना। सत्र और आहूत दोनों मिल करके बने हैं। इस त्रय में से हमने ए निकाल दिया, पीछे क्या बचा? तय और रे, और प्लस का प्लस लिख दिया। ये आ सेम टू सेम यहां ले आए, ए और आ मिल करके क्या बन गया? आ। ये नियम कहता है संधि का, और ये आ की मात्रा इसमें लग गई, सत्राहूत हो गया, ठीक है। आगे लिखो, क्या लिखा? पहला बिंदु, हाँ पहला बिंदु लिख दिया, सत्र आहूत कौमा सत्र अवसान, इसमें भी दीर्घ संधि है। सत्र अवसान करता है। एक नोट डाल के लिख लीजिएगा, सत्र की कार्यवाही का संचालन, सत्र का मतलब जिस भी सदन में सत्र चल रहा हो, है ना, चाहे वो विधानसभा में चल रहा हो चाहे विधान परिषद में चल रहा हो, सत्र की कार्यवाही का संचालन कौमा स्थगन उस सदन का, सत्र की कार्यवाही का संचालन कौमा स्थगन उस सदन का अध्यक्ष या सभापति करता है। देखिए यहां से प्रश्न कई बार आता है, ठीक है ना, कि राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, या कौन कौन से कथन असत्य है, या कौन कौन से कथन सत्य है। फिर 4 कथन दे देंगे, फिर कूट दे देंगे कि कथन 1 2 सही है, 2 3 सही है, 1 3 4 सही है, या 1 2 3 4 सही है, ठीक है ना। वहां वो क्या करेंगे
वहाँ यहाँ सत्र आहूत लिखेंगे, सत्र अवसान लिखेंगे, इसके आगे हम पढ़ेंगे नहीं, वो लिख देंगे कि सत्र के किसी कार्रवाई को भंग भी कर सकता है, या बीच में लिख देंगे भंग कर सकता है ना, तो वो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। जल्दबाजी में हम उसको सत्र भंग नहीं कर सकता कभी भी। सत्र भंग हमेशा कौन करता है? उस सदन का अध्यक्ष या सभापति। विधानसभा है तो अध्यक्ष, और विधान परिषद है तो सभापति। हाँ, पूरी विधानसभा को भंग करना है तो राज्यपाल करेगा। तो जब भी सत्र को भंग करना है, सत्र को भंग करने का मतलब है एक दिन की कार्रवाई को समाप्त करना, अगले दिन फिर से शुरू हो जाएगा। लेकिन सत्र अवसान का मतलब है कि अब पूरा सेशन खत्म हो गया, अब नया सेशन शुरू होगा 6 महीने के बाद, या 6 महीने के अंदर अंदर कभी भी होगा। तो ठीक है ना, तो ये चीज आपको समझनी, दोबारा से समझ लो। हाँ, मानसून सत्र चल रहा है या पूरा हो गया? चल रहा है। तो इस सत्र में आज की कार्रवाई स्थगित कौन करेंगे? विधानसभा अध्यक्ष। तो कल की कार्रवाई फिर से शुरू हो जाएगी। आज ही के दिन में सत्र को अगर गतिरोध हो गया तो 2-3 घंटे के लिए स्थगित कर सकते, 4 बजे फिर से बुला सकते हैं वो। लेकिन पूरा सत्र की भाई अब पूरा मानसून सत्र समाप्त हो गया, इसकी घोषणा कौन करेंगे? राज्यपाल करेंगे। ठीक है ना। अगला बिंदु लिखिए, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर, सॉरी नोट में लिख रहे हो क्या? उसमें नोट वो हो गया ना कि भंग नहीं कर सकता, भंग उसका अध्यक्ष और सभापति ही करेगा। हम दूसरा बिंदु लिख रहे हैं विधायी शक्तियों में ना, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर वह अपनी स्वीकृति दे सकता है। स्वीकृति लिख दो, सहमति लिख दो। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर वह अपनी स्वीकृति दे सकता है। ऐसी स्थिति में कोई भी विधेयक, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल अपनी स्वीकृति दे सकता है। ऐसी स्थिति में कोई भी विधेयक अधिनियम बन जाता है। नंबर 2 लिखिए, इसी में ना, इसी का बिंदु लिख रहे हैं हम, दूसरे बिंदु का भी दूसरा बिंदु लिख रहे हैं। ठीक है ना भाई, अभी सहमति दी है सिर्फ तो वो अधिनियम बन गया। अब दूसरी है कि वो अपनी सहमति या असहमति रोक भी सकता है ना, तो दो नंबर पॉइंट लगा के लिखिए कि राज्यपाल किसी विधेयक पर अपनी सहमति या असहमति को लंबित रख सकता है। राज्यपाल किसी विधेयक पर अपनी सहमति या असहमति को लंबित रख सकता है। ये सब वीटो पावर है। ठीक है ना, ये वीटो पावर हम शक्तियों के बाद करेंगे। ठीक है ना, कि किस प्रकार के वीटो का नाम क्या है, फिर जब हम वीटो पावर करेंगे तब बहुत आसान सी चीजें हो जाएगी, जो पहले समझ लोगे। ठीक है ना, कि उसने पुनर्विचार के लिए लौटा दिया तो उसको कौन सा वीटो कहेंगे, उसने लंबित कर लिया तो उसको कौन सा वीटो कहेंगे, जेब में डाल लिया उसको तो कौन सा वीटो कहेंगे, वो सब वीटो शक्ति में हम हाँ हम पढ़ेंगे आगे, होती है। ठीक है ना, आगे लिखिए, क्या लिखा? 2 बिंदु लिखे, स्वीकृति वाला और लंबित वाला। तीसरा लिखिए, वह धन विधेयकों को छोड़कर, वह धन विधेयकों को छोड़कर, तीसरा इसका नहीं, अभी दूसरा ही चल रहा है, उसी का तीसरा बिंदु है कि भाई सहमति दे सकता है तो ऐसी स्थिति में अधिनियम बन जाएगा, लंबित रख सकता है। अब तीसरा, यदि धन विधेयकों को छोड़कर अन्य विधेयकों पर, अन्य विधेयकों को, वह धन विधेयकों को छोड़कर अन्य विधेयकों को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है यदि वही विधेयक, यदि वही विधेयक उसी रूप में, यदि वही विधेयक उसी रूप में या संशोधित होकर, यदि वही विधेयक उसी रूप में या
संशोधित होकर दूसरी बार राज्यपाल के पास आए दूसरी बार राज्यपाल के पास आए तो राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। तो राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। तीनों कंडीशन हमने पढ़ ली। पहली कंडीशन क्या? विधेयकों पर अपनी सहमति दे दे, अधिनियम बन जाए। दूसरी क्या? सहमति या असहमति के लिए अपने पास रोक ले। तीसरा, धन विधेयकों को छोड़कर अन्य सभी विधेयकों को वो एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा दे। दूसरी बार यदि वो उसी रूप में आए चाहे संशोधित होकर के आए, राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। अब उसके पास चौथा ऑप्शन क्या है कि वह, चौथा ऑप्शन इसी का चौथा राष्ट्रपति के विचारार्थ वाला, वह कुछ मामलों पर जैसे राष्ट्रीय महत्व का विषय, वह कुछ मामलों पर जैसे राष्ट्रीय महत्व का विषय, उच्च न्यायालय की शक्तियों के संबंध में, राष्ट्रीय महत्व का विषय कॉमा हो गया है ना, उसके बाद दूसरा हम पढ़ रहे हैं, वह कुछ मामलों में, कुछ मामले कौन कौन से वो लिखवा रहा हूं। राष्ट्रीय महत्व का विषय कॉमा उच्च न्यायालय की शक्तियों के संबंधित कॉमा संघीय शासन व्यवस्था से संबंधित इनको कर लो आप ब्रैकेट में, जैसे के बाद से ये तीनों लिखे ना, इनको कर लो कोष्टक में। वह कुछ मामलों में, इनके बाद इनको ब्रैकेट में लिख लिया ना तीनों को। अब आप वाक्य पढ़ो, वह कुछ मामलों में राज्य विधानमंडल द्वारा, आगे ब्रैकेट बंद करके लिखो, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को, वह कुछ मामलों में, कौन कौन से मामले वो हमने ब्रैकेट में लिख लिए, वह कुछ मामलों में राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है। राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है। कुछ मामले कौन कौन से? 3-4 प्रकार के मामले, वो मैंने आपको कोष्टक में लिखवा दिया, ठीक है ना। अब आगे लिखिए, वह, ये बिंदु तीसरे वाला, दूसरा बिंदु पूरा हो गया। दूसरे बिंदु में 4 बिंदु थे, है ना, चारों हमने लिख लिए। अब तीसरा बिंदु, वह विधानसभा को भंग कर सकता है। अब कब कर सकता है भंग? या तो विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो जाए, या मुख्यमंत्री इसकी लिखित सिफारिश कर दे, या किसी का भी बहुमत नहीं हो और नई सरकार बनने की कोई व्यवस्था या कोई गुंजाइश नहीं बची हो, तो 5 वर्ष से पहले भी विधानसभा भंग की जा सकती है। ये भी लिखना चाहोगे? या विधानसभा को भंग कर सकता है, किन किन कंडीशन में कर सकता है समझ लो। 5 साल पूरे होने पर कर सकता है, 5 साल से पहले भी कर सकता है। कब? जब मुख्यमंत्री इसकी सिफारिश कर दे, या फिर राज्यपाल को लग जाए कि अब किसी भी पार्टी का बहुमत नहीं है और कोई भी नई सरकार बनाने में सक्षम नहीं है, ऐसी कंडीशन में वो विधानसभा को भंग कर सकता है। आगे लिखिए, चौथा बिंदु, वह विधानसभा के प्रत्येक चुनाव के बाद विधानसभा, विधान परिषद तो 6 साल की होती है, उसका चुनाव हर 2 साल बाद होता रहता है, इसलिए विधानसभा लिखवाई। वह विधानसभा के प्रत्येक चुनाव के बाद नवगठित, प्रत्येक चुनाव के बाद तो नवगठित ही होगी ना, प्रत्येक चुनाव के बाद नवगठित विधानसभा के पहले सत्र को संबोधित करता है। वह विधानसभा के प्रत्येक चुनाव के बाद नवगठित विधानसभा के पहले सत्र को संबोधित करता है।
साथ ही वह प्रतिवर्ष विधानसभा के पहले सत्र को संबोधित करता है। साथ ही वह प्रतिवर्ष विधानसभा के पहले सत्र को संबोधित करता है। दो बातें हैं, दोनों बातें अच्छे से समझना। जब भी विधानसभा के चुनाव होंगे, चुनाव के बाद विधानसभा गठित होगी, तो उसके बाद जो भी पहला सेशन होगा उसको भी राष्ट्रपति संबोधित करेंगे। अब उसके बाद विधानसभा चलने लग गई, अगले साल आएगा, अगले साल का पहला सत्र होगा, उसको भी राज्यपाल है जो राज्यपाल उसको भी संबोधित करेगा। यह उसकी क्या है? विधायी शक्ति है। अगला लिखिए, वह विधान परिषद में उसके कुल सदस्यों का 1/6 वह विधान परिषद में उसके कुल सदस्यों का 1/6 सदस्यों का उसके कुल सदस्यों में 1/6 सदस्यों का मनोनयन करता है। जैसे राज्यसभा में 12 व्यक्ति नॉमिनेटेड होते ना, वैसे ही अगर राज्य में यदि विधान परिषद बनती है तो वहाँ 1/6 सदस्यों का मनोनयन भी राज्यपाल करता है। ठीक है ना। अब आगे लिखिए, अगला बिंदु, वह मुख्यमंत्री से किसी भी प्रकार की विधायी सूचना मांग सकता है। वह मुख्यमंत्री से किसी भी प्रकार की विधायी सूचना मांग सकता है। समझ में आ गई आपको? कार्यकारी शक्तियां और विधायी शक्तियां, दोनों शक्तियां हमने पढ़ ली। इसके बाद कौन कौन सी शक्तियां हैं? वित्तीय, न्यायिक और स्वविवेकीय और अध्यादेश जारी करने की। क्या? क्षमादान की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश जारी करने की शक्ति लिखो ही मैंने अलग से, क्या इसी विधायी में लिख लो, इसी विधायी में एक बिंदु लगा के लिख लो। पहले समझ लो कि अध्यादेश कैसे जारी होता है, कैसे नहीं होता। देखिए, सामान्य कंडीशन में तो हमने कानून बनाने के लिए विधायिका बनाई है। केंद्र स्तर पर संसद कानून बनाएगी और राज्य स्तर पर राज्य का विधानमंडल है जो कानून बनाएगा। ठीक है ना। लेकिन यदि ऐसी स्थिति हो जाए जब केंद्र में न तो संसद के किसी सदन का कोई भी सत्र चल रहा हो, या राज्य में 2 सदन होते हैं, दोनों में से किसी भी सदन का कोई भी सत्र चल नहीं रहा हो, दोनों सत्र नहीं चल रहे हो, क्योंकि 12 महीने सत्र चलते नहीं, और जब सत्र नहीं चल रहे हो और ऐसे समय में यदि किसी कानून की आवश्यकता हो गई तो हमारे पास क्या विकल्प रहेंगे? तो केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति को और राज्य स्तर पर राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति तो अनुच्छेद 123 123 और राज्य स्तर पर इसी का 213। ठीक है ना। यह संबंध है राष्ट्रपति से और यह संबंध है राज्यपाल से। लेकिन दोनों में फर्क है। फर्क क्या? समानता क्या? पहले देख लो। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, और जब राज्य के विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो तो राज्य का राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। लेकिन किन विषयों पर? जिन विषयों पर संसद कानून बना सकती है उस पर ही राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, क्योंकि वो संसद का ही तो एक विकल्प है। और जिन विषयों पर राज्य कानून बना सकती है, राज्य की सरकारें, उन्हीं विषयों पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? तो राज्य किन विषयों पर कानून बना सकेंगे? जो विषय राज्य सूची में है ना। लेकिन राज्य समवर्ती सूची में भी तो कानून बना सकते हैं ना। केंद्र भी बना सकता है समवर्ती सूची में। यदि विवाद हो तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है, लेकिन कानून दोनों बना सकते हैं। तो हम कहेंगे कि जिन विषयों पर राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है उन्हीं विषयों पर राज्य का राज्यपाल है जो अध्यादेश जारी कर सकता है। तो वो अध्यादेश कब तक लागू रहेगा?
जब अगला सत्र शुरू हो जाएगा उसके 6 सप्ताह के भीतर उस अध्यादेश को राज्य की विधानमंडल द्वारा पारित करवाना जरूरी है, और राज्यपाल चाहे तो उस अध्यादेश को कभी भी वापस ले सकते हैं। विधानमंडल के सत्र से पहले भी उस अध्यादेश को वापस ले सकते हैं। दोबारा से समझ लो, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जब राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का कोई भी सत्र नहीं चल रहा हो और ऐसी परिस्थिति में कानून बनाना आवश्यक हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। दूसरी बात, राज्यपाल किन विषयों पर अध्यादेश जारी करेगा? तो जिन विषयों पर राज्य की विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है उन्हीं विषयों पर राज्यपाल है जो अध्यादेश जारी कर सकता है। इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 213। अच्छा, यह कब तक लागू रहेगा? तो आगामी सत्र के 6 सप्ताह के भीतर भीतर उसे विधानमंडल द्वारा पारित करवाना जरूरी है। ठीक है ना? तो लिखिए अध्यादेश जारी करने की शक्ति, इसी विधायी शक्ति में लिखना है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। बस ये आज का लास्ट है, 2 घंटे हो गए। ठीक है ना? आज की लास्ट लिख लो, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। बोर तो नहीं हुए 2 घंटों में, है ना? वे हो तो भी अब क्या करें? हैं? क्या बात कर रहे हो? सच में मेरे को चला पता तो। लिखिए अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अब इसको अलग से लिख लो, पूरा डिटेल में लिख लो। ये एक प्रकार की विधायी शक्ति है ना, कानून बनाने से संबंधित शक्ति है, तो हम इसी में ऐड करके लिख लेते हैं। लिखिए, जब राज्य अध्यादेश जारी करने की शक्ति, आगे लिख दो अनुच्छेद ब्रैकेट में 213। इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं संवैधानिक प्रावधानों में, अनुच्छेद 213 में। यहां भी लिख लो अनुच्छेद 213। लिखिए, जब राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का, मैं किसी भी सदन इसलिए लिखवा रहा हूं कि कुछ राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था भी है ना? जब हम इसको राजस्थान के संदर्भ में पढ़े तो सिर्फ इतना पढ़ सकते हैं कि जब विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो, लेकिन भारत में ऐसे भी राज्य हैं जहां 2 सदन हैं, तो दोनों सदनों को मिलाकर के लिखवा रहा हूं कि जब विधानमंडल के किसी भी सदन का कोई भी सत्र नहीं चल रहा हो, जब विधानमंडल के किसी भी सदन का कोई भी सत्र नहीं चल रहा हो और ऐसी परिस्थिति में कानून बनाने की आवश्यकता हो, तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। नंबर 2 लिखिए, इसी में बात 2 नंबर बना के लिखिए। राज्यपाल केवल उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है, राज्यपाल केवल उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है जिन विषयों पर राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है, जिन विषयों पर राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है। राज्यपाल केवल उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है जिन विषयों पर राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है। तीसरा बिंदु लिखिए, राज्यपाल कभी भी अध्यादेश को वापस ले सकते हैं। राज्यपाल कभी भी अध्यादेश को वापस ले सकते हैं। अगला बिंदु चौथा, राज्यपाल द्वारा पारित अध्यादेश को विधानमंडल के आगामी सत्र आरंभ होने के
राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को विधानमंडल के आगामी सत्र, विधानमंडल मतलब चाहे बोले विधान परिषद का हो और चाहे विधानसभा का हो, किसी का भी सत्र शुरू हो तो, है ना, आगामी सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर, 6 सप्ताह मतलब लगभग 1.5 महीना ना, 6 सप्ताह के भीतर पारित करवाना जरूरी होता है। पारित करवाना जरूरी होता है। अब एक थोड़ी सी हल्की सी चर्चा हम राष्ट्रपति की शक्तियों और राज्यपाल की शक्तियों की तुलनात्मक रूप से कर ले कि भाई कौन कौन सी शक्तियां राष्ट्रपति को है। तो सेम टू सेम राष्ट्रपति को भी कार्यकारी शक्तियां हैं, वो वहां पर प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, वहां पर वो महाधिवक्ता की जगह महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरह वो संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति करता है उसके अध्यक्ष सदस्यों की। तो कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो केवल राष्ट्रपति को ही प्राप्त है, राज्यपाल को नहीं। जैसे सैन्य शक्तियां राज्यपाल को प्राप्त नहीं है, कूटनीतिक नहीं, वित्तीय शक्तियां दोनों को प्राप्त है, कूटनीतिक शक्तियां, है ना, राजदूत और ये सब शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां, है ना, ये सब शक्तियां हैं जो केवल राष्ट्रपति को प्राप्त है, राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। ठीक है ना। और विधायी शक्तियों में सेम टू सेम जो राज्यपाल के पास है वो कि वो राष्ट्रपति के पास, वो संसद के दोनों सदनों के सत्र को आहूत करता है, उनको बुलाता है। ये तो प्रक्रिया सेम टू सेम है, क्योंकि जो पद केंद्र में राष्ट्रपति का है उसी का समानांतर पद राज्य में राज्यपाल का बनाया गया। तो लगभग अधिकांश शक्तियां समान है और कुछ शक्तियां जो अलग है वो हम अलग से पढ़ेंगे। आगे हेडिंग लगा लो 3 नंबर, कौन सी शक्तियां है, डायग्राम में देखो लिखिए वित्तीय शक्तियां, हेडिंग लगा लो और हेडिंग लगा के छोड़ दो, हेडिंग लगा के छोड़ दो। जब भी अपनी नेक्स्ट क्लास होगी तब अपन इसको वित्तीय शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो आप अपना दिमाग लगाओ कि कोई भी अध्यादेश कैसे समाप्त होता है, पारित ना हो तो अध्यादेश समाप्त समझा जाएगा। राज्यपाल जब भी उसे वापस ले लेता है तो अध्यादेश समाप्त हो जाएगा, और जब उसको पारित कर दिया जाता है तो वो उसी तरह कानून की तरह काम करेगा जैसे विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून हो। समझ में आ रही बात। अब आपकी कॉपी किताब बंद कर लो, 2 मिनट अथाई कर लेते हैं।